हाँ बेटा फैन चल रहा है, कौन सा फैन? वो वाला चलाना है। हाँ चलो भाई फैन चलो। मैंने इसमें एआई तो लगवाया है, पता नहीं काम नहीं। चलो हेड डालो, लिखो टाइप्स में लिखो सॉल्यूशन विद द पॉजिटिव डेविएशन। लिख लिया? ठीक है, उठना भी सीखो बेटा। तुमने तो सीख लिया, ऐसे मम्मी पानी ले लो बस, वो भी हमें ही बोलोगी। सुनो भाई, टाइप ऑफ द पॉजिटिव सॉल्यूशन में लिखो इन दिस टाइप ऑफ द डेविएशन, in this type of the deviation the partial vapor pressure of each component of the solution is greater than vapor pressure as expected according to Raoult's law. This type of deviation are shown by SHOWN, shown by the solution in which solute मतलब सॉल्यूट दो सॉल्यूट हो गए ना, सॉल्यूट इस तरीके से, इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन are stronger than solvent solute interaction। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? ठीक है, देखो अब सुनो, टॉपिक आ जाओ भाई। देखो ऐसा है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि ए और ए का एक सॉल्वेंट है और इसमें मैंने ऐड क्या किया है, एक दूसरा बीकर जिसमें है बी और बी। ठीक है, नॉन आइडियल का केस समझा दिया था मैंने आपको। मैं इस वक्त आइडियल पढ़ा रहा हूँ, सॉरी मैं इस वक्त नॉन आइडियल का टाइप पढ़ा रहा हूँ। तो नॉन आइडियल के टाइप में क्या हुआ कि जब हमने इन दोनों को मिलाया, अगर आइडियल होता तो ये अपना पड़ा रहता, ये अपना पड़ा रहता, इंटरेक्शन एक दूसरे से करते भी तो रेंज बीच में ही रहती। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ए और बी ने नए बॉन्ड बना लिए। जब इन दोनों को मिलाया तो ए और बी ने नए बॉन्ड बना लिए। बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो नया बॉन्ड है, इसकी दो बातें होंगी कि ए और बी का जो नया बॉन्ड है वो या तो मजबूत होगा, किससे? ए और बी से, मतलब अपने दोनों पेरेंट्स से, या फिर वो क्या होगा? कमजोर होगा। अब तुमको बीच में भी तो हो सकता है, बीच में होगा तो वो आइडियल में चला जाएगा वापस, समझ गया ना। तो या फिर वो क्या होगा? ये कमजोर होगा। मतलब जो नया बॉन्ड बना है वो अपने दोनों पेरेंटों से या तो मजबूत होगा या दोनों पेरेंटों से कमजोर होगा। अगर बीच में रहा तो वो आइडियल वाले केस में चला जाएगा, जहां पर इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन होता है, फिर उनका मीन निकलेगा तो बीच में आ जाएगा। बात समझेंगे ना। मान लो एक का बॉन्ड की ताकत 100 है, दूसरे की 50 है, और बीच में आने के लिए क्या है? इनका मीन निकालो, किसी भी परसेंटेज पे, किसी परसेंटेज मीन निकालो, 100-50 के बीच में ही आएगा कि नहीं। लेकिन अगर 110 आ जाए ताकत, तो ये मीन निकलने से नहीं आया, ये एवरेज आउट करके नहीं निकला, परसेंटेज एवरेज से नहीं निकलेगा। 110 आ रही है, किसी भी तरीके से परसेंटेज से नहीं निकलेगा, परसेंटेज तो 100 में ही रहेगा। हाँ है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं। 50 से भी नीचे चली जाती है, परसेंटेज से नहीं निकलेगा। बात क्लियर हो गई आपको? हाँ है ना। अब देखते हैं, ये हटा दो बेटा। ठीक, अब हमें ये समझना है, ध्यान सुनिए, टॉपिक बढ़िया है बेटा। ये खत्म तो बस, ये खत्म होते ही आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म हो गया, फिर बस थोड़ा सा ही बचेगा, 2-3 क्लास का, 4 क्लास मान लो। देखिए अब यहां पर x
एक और बात भी बतानी पड़ेगी। कौन? तो देखो भाई, अब जैसे इसने ये कहा कि ए और बी का जो बॉन्ड है वो कैसा हो रहा है, मजबूत हो गया, ठीक है ना, मजबूती बताया ना इसने, है ना, बॉन्ड मजबूत हो गया। इसका मतलब क्या है, मजबूत नहीं हो, कमजोर होगा। पढ़ो पहले स्ट्रॉन्ग, देन द, हाँ सही से पढ़ो, अरे इंग्लिश भी कमजोर है। मैंने लिखवाया है, देखिए इस वक्त हम लोग केस पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डिवीजन वाला। पॉजिटिव डिवीजन में क्या होता है ध्यान सुनिएगा, उसमें लिखा है कि ए एंड बी इज स्ट्रॉन्गर देन, ऐसे लिखा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो देखो ये पहले मैं आइडियल का ड्रॉ करता हूं, ये आइडियल केस है, ये आइडियल हो गया, ये आइडियल है। यहां पर एक्स ए लिखा है जिसकी वैल्यू इस वक्त 0 है, यहां पर जाने पर एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पर एक्स बी लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू 0 है और यहां पे जाके ये 1 हो जाएगी, ठीक है। पूरा आइडियल ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपको। ये ग्राफ पी बी का है, ये पी ए का है, ये पी ए इक्वल टू पी नॉट ए हो जाएगा, ये पी बी इक्वल टू पी नॉट बी हो जाएगा। ये लगभग मैंने आइडियल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसका बॉन्ड अपने दोनों पेरेंट से कमजोर है। कमजोर है इसका मतलब क्या है, जरा सा गर्म किया ये टूटना स्टार्ट कर दे। बोलो हाँ है ना, होगा कि नहीं? तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा बेटा, ज्यादा टूटेंगे तो पेपर तो ज्यादा निकलेंगी ना। सोचो ना भाई, बॉन्ड अगर कमजोर है, बॉन्ड कमजोर है तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल उड़ेंगे, तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा ना। सोचो ना, लॉजिकल सोचो भाई, बॉन्ड अगर मजबूत है तो नहीं टूटेगा, ना टूटेगा ना उड़ेगा, तो वेपर प्रेशर कमजोर होगा। यहां पर नया बॉन्ड कैसा है, कमजोर, दोनों से वीक है, वीक है, जल्दी टूट रहा है। जितना जल्दी टूटेगा उतना ही ज्यादा टूटेगा, ज्यादा टूटेगा ज्यादा प्रेशर लगाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। बात नहीं समझ में आई अभी? क्लियर है ना? हाँ, ये अब देखो ये आइडियल है, ये आइडियल। अब मैं आइडियल के रिस्पेक्ट में ही सारा कुछ चेक करता हूं। आइडियल इसीलिए पढ़ाया जाता है, मैंने आपको बताया भी था, आइडियल कंपैरिजन के लिए पढ़ाया गया। मैंने कहा बताओ ये इतनी हाइट ज्यादा है या कम है? आप नहीं बता सकते किस चीज से कंपेयर कर रहा हूं, ये तो बोला ही नहीं, हाँ है ना। मैं तो कह रहा हूं छत से ये ज्यादा है कम है? कम हो गई। अब तुम कहते हो यदि कम है तो मैं कहता हूं जमीन से ज्यादा है कम है? ज्यादा हो गई। तो ये तो कंपैरिजन है ना। इसी तरीके से पॉजिटिव वेपर प्रेशर बढ़ गया तो किससे बढ़ गया? आइडियल से बढ़ गया। आइडियली इतना होना चाहिए था, अभी इतना है। बात क्लियर हो गई? आइडियली इनका वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए, इनका वजन 60 किलोग्राम निकला, तो 10 किलोग्राम फालतू निकला। ये 10 किलोग्राम फालतू कैसे पता लग रहा है? क्योंकि आइडियल लेवल हमने 50 पे सेट कर रखा है, वही आइडियल लेवल अगर मैं 60 पे 40 पे सेट कर दूं तो बदल जाएगा। बात समझ आ गई ना? तो इसी तरीके से इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे ऊपर उठ के जाएगा और यहां मिल जाएगा। कोई मुझे बताएगा कि यहां से उठा और वहां मिल गया, बीच में ऊपर गया, क्या मतलब है इस बात का? बोलो यार, गुटखा खा के आए हो क्या? बोलते तो नहीं हो। आप बोलोगे। सुनिए, जब यहां से चले थे तो एक्सए की वैल्यू कितनी थी? 0। क्या 0 पे टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। भाई मल्टीप्लाई होता है ना, पी ए इंटू एक्सए होता है। तो जब आप फॉर्मूला देखें यहां पर पी ए इक्वल टू क्या होता है? पी नॉट ए इंटू एक्सए होता है। जब यहाँ पर 0 रखोगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, इसलिए इनिशियल यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। मैक्सिमम एक्सए की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। उस समय पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी नॉट ए हो जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम वहीं पे खत्म होगा, इसलिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर कोई भी चेंज नहीं आया है, बीच की लाइन में ही चेंज आया है। उम्मीद है बात समझ आ गई? हाँ है ना? बात समझ आ गई ना? क्योंकि इनिशियल पे देखिए, इनिशियल पर ए है ही नहीं, बी है खाली, फाइनल पर बी नहीं है, ए ही है खाली। तो जब तुम एक ही चीज लोगे तो दो का कहां है? बॉन्ड बना ही नहीं फिर तो। बात क्लियर हो गई ना? इसी तरीके से ये वाला ग्राफ, ये पीबी का ग्राफ हो गया इस वक्त, यहां से हटा देता हूं। ये पीए का ग्राफ हो गया आपका, और इसका टोटल भी इसी तरीके से यहां पर जाएगा।
तो P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। उम्मीद है आपको पॉजिटिव डेविएशन समझ में आया होगा कि कैसे पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ, ग्राफ में क्या चेंज आया, क्यों आया। नोट नहीं करना है, पहले सुनिए, बताइए अगर नहीं आया तो। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3-4 क्लास से चल रहा है, नहीं तो एक दिन में ही खत्म हो जाता। आगे क्लियर है? ठीक है, आज से हमें खत्म ही करना है, चाहे कितना भी समय लगे, इसलिए थोड़ा स्पीड रखिए। ये क्लियर? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक में भी यही होगा। आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक लिखवाई नहीं थी, आप याद करिए। एक लिखवाया गया था P0 A, सॉरी PA इक्वल टू लिखवाया गया था P0 A इंटू एक्स ए। बोलो हाँ है ना। अब ये पॉजिटिव है तो मतलब वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा, ज्यादा का साइन लगा दिया। बोलो हाँ है ना। इसी तरीके से PB जो है वो भी ज्यादा हो गया, किससे, P0 B इंटू एक्स बी से। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तैयार हो गई। दूसरी डेल्टा H इक्वल टू 0 लिखवाया गया था, अब ये वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है। तीसरी डेल्टा V इक्वल टू 0 से बड़ा। बोलो क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक है, अब आपने वो लिख लिया ना, हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक नोट करो। उसके आगे कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग डालिए और इसको नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद ये ग्राफ बना लीजिएगा। हो गया ये क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना पढ़ा दिया उतना तो आ रहा है, कल को इसमें भी कार्य मत करना। एग्जाम्पल लिखो, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन लिखो। एग्जाम्पल लिखो, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन लिख लिया। सेकंड लिखो, बेंजीन एंड एसीटोन। बेंजीन एंड एसीटोन। थर्ड लिखो, CCl4 एंड CHCl3। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड CHCl3। ठीक है, अगला लिखो, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगला लिखिए, सॉल्यूशन विद, अगली हेडिंग डालें, सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। बिल्कुल सेम पहले ऐसा लिखना है, बिल्कुल सेम पहले ऐसा लिखना है, बस ग्रेटर की जगह लेस लिख देना है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, आप लिख लो। इन दिस टाइप ऑफ डेविएशन, in this type of deviation, the partial vapor pressure of each component, the partial vapor pressure of each component of solution is less than, of solution is less than vapor pressure as expected according to Raoult's law. According to Raoult's law. Less than vapor pressure as expected according to the Raoult's law. बिल्कुल सेम है, पीछे वाली डेफिनेशन देखो, ग्रेटर की जगह पर सिर्फ लेस लिखवाया है। ठीक है ना। और उसी तरह आगे लिख देता हूं, दिस टाइप ऑफ डेविएशन आर शोन बाय द सॉल्यूशन। पीछे से देख के लिख लो यार, दिस टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ डेविएशन आर शोन बाय the solution in which solvent and solute interaction are weaker than solute solvent interaction. ठीक है, ऊपर लेस लिख दिया, नीचे स्ट्रॉन्ग की जगह वीक लिख दिया या वीकर लिख दिया, मामला खत्म। ठीक है, हेडिंग डाले कैरेक्टरिस्टिक, सारे साइन उल्टे कर दो। नेगेटिव हो गया, 0 से छोटा हो गया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अरे हाँ है ना। और ग्राफ कैसा होगा, नीचे की तरफ। समझ गए ना, ये जो लाइन है ऊपर जा रही है, ये हट जाएंगी यहां से।
ये हो जाएगा PA PB P total इक्वल टू PA प्लस PB। क्लियर है ना? हाँ ना, नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। जल्दी बढ़ाओ बेटा, फटाफट स्पीड में लिखो। एग्जाम्पल लिखिए, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अगला लिखो क्लोरोफॉर्म एंड HNO3, क्लोरोफॉर्म एंड HNO3, ठीक है। आगे लिखो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एंड HNO3, ऐसे पीछे बोलो कंफ्यूजन है। सेकंड था क्लोरोफॉर्म एंड HNO3, अगला है एसीटोन एंड एनिलीन, एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, एसीटोन के साथ एनिलीन होता है, ठीक है, AA एसीटोन एनिलीन, वाटर एंड HNO3, वाटर एंड HNO3, क्लियर। ये टॉपिक हमारा यहां पे खत्म हो गया है। अगला टॉपिक स्टार्ट होगा एजियोट्रॉप्स, लिखिए। सर ये एसीटोन बॉन्ड वाला होता है ना, कीटोन, हाँ CH3COCH3 प्रोपेंटोन। एजियोट्रॉप हेडिंग वाले AZEOTROPES, एजियोट्रॉप्स, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए मेरी बात समझिए, बिल्कुल सरल सी बात है। मान लीजिए मैंने दो सॉल्यूशन लिए, ठीक है, बेसिकली तो वो आइडियल है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको कोई दो सॉल्यूशन लेता हूं। अब जैसे मैं अभी सॉल्यूशन लेना चाह रहा हूं, और तो मैंने कोई आइडियल ले लिया, नॉर्मल एक्सेन नॉर्मल एक्टेन ले लिया, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में आता है, ठीक है। तो मैंने कोई नॉर्मल एक्सेन नॉर्मल एक्टेन के दो सॉल्यूशन ले लिए। अब हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और हेप्टेन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। इन दोनों को मैंने एक ही बीकर में डाल दिया और इनको गर्म किया, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन कब उड़ेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बीच में, ज्यादा, कम, और कुछ हो सकता है क्या? बताइए क्या होगा फिर? तो देखिए यही आप गलत है। अगर कोई चीज एजियोट्रॉप्स है, ठीक है ना, वो आइडियल है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। हमने नॉर्मल हेक्सेन लिया था, हेक्सेन अपना उड़ेगा जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, हेप्टेन अपना उड़ेगा जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, उनका एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। उसके लास्ट में लाइन में लिखा होता है दे डिस्टिल अनचेंज इन देयर कंपोजिशन, उनके कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा। तुम अपने हो, हम अपने, एक बिकर में आ गए हैं, लेकिन इससे यह मतलब नहीं है कि हमने तुमने कोई बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो ये तो हो गई आइडियल वाले केस में, लेकिन केस तो आइडियल होता नहीं है। एक्चुअल क्या होता है, रियल होता है। तो रियल में क्या होगा, वो बॉन्ड बनाएंगे, बोलो हाँ है ना, और बॉन्ड बनेंगे तो दो बातें होंगी, या तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड मजबूत बन गया तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड कमजोर बन गया तो बॉइलिंग पॉइंट। इतनी बात समझ में आ रही? तो हमने इसके फिर दो टाइप पढ़ने। पहला टाइप है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होता है, अपने दोनों पेरेंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट निकल आए, चाहे पॉइंट 1 ही ज्यादा क्यों ना आ रहा हो, तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग कहलाता है। मिनिमम बॉइलिंग, दोनों पेरेंट से कम हो जाए तो वो क्या कहलाता है, मिनिमम बॉइलिंग। आपको सुनने में राउल्ट्स लॉ जैसा ही फील आ रहा होगा। पॉजिटिव, दोनों पेरेंट से ऊपर निकल जाए, नेगेटिव, दोनों पेरेंट से नीचे निकल जाए। बात क्लियर हो रही ना? तो अब मुझे बताओ सोच समझ के, अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो रहा है, मैं पहले समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया A, एक लिया B, उन दोनों को मिलाया, A उबल रहा था 100 पे, B उबल रहा था 80 पर, और रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है। तो जो रिजल्टेंट है वो कितने पे उड़ेगा? हाँ करेक्ट, 100 से ज्यादा, चाहे वो 100.1 ही क्यों ना, 100.1 भी होगा, 100 से ज्यादा पे उड़ेगा। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई? तो मुझे ये बताओ कि ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है, ये किसको फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन को या नेगेटिव डेविएशन को? सोच समझ के बताइए। नेगेटिव कौन बोल रहा है? तुम बोल रही हो। क्यों नेगेटिव क्यों बोल रही हो? बैक प्रेशर कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट
राउल्स लॉ में वेपर प्रेशर की स्टडी कर रहे थे, हाँ है ना, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं। तो सोच लो भाई, हम तो ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, बता भाई। तो सुनिए और याद रखिए, ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिखवाए थे कि आपको काम आए। जब हम ये बोलते हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग बढ़ गई, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर, और बॉइलिंग बढ़ गया, इसका मतलब ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेपर्स ज्यादा ही नहीं, कम है वेपर प्रेशर कम हो गया ना भाई, वेपर प्रेशर कम हो गया, तभी तो तुमने बहुत देर तक गर्म करके वेपर प्रेशर बढ़ाया और एटमॉस्फेयर के बराबर करके बॉइलिंग पॉइंट को अचीव किया, हाँ है ना। थोड़ा दिमाग में जोर डालो और इस बात को दिमाग में सेट करो, आज नहीं होगी फिर नहीं होगी। मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट 100 और 80 वाला चल रहा था सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर निकला, मान लो 110, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन था उसकी वेपर्स बहुत बनी नहीं रही थी, तो हमें 100 से ऊपर गर्म करना पड़ा, तब जाके वेपर्स निकली और एटमॉस्फेयर के बराबर हुआ। तो वेपर प्रेशर वहां पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात चल रही है, मैक्सिमम बॉइलिंग की, तो वो नेगेटिव डेविएशन वाले शो करते हैं, पॉजिटिव के नहीं, ठीक है ना। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है जिनका वेपर प्रेशर क्या है? कम हो गया है, यही तो है ना। ये देखो सामने बना तो है, वेपर प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेयर के बराबर करना है, तो क्या करूं? और गर्म करो, बढ़ाओ टेम्परेचर, बढ़ाओ मतलब मैक्सिमम। क्या ये बात समझ में आई? तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल लिखने हैं और माइनस मिनिमम बॉइलिंग में पॉजिटिव के रखने हैं। बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा, समझ गए ना। हाँ, तो इन्होंने ही सही बोला था, क्या नाम है तुम्हारा? श्रुति ने, बाकी सबने बोला है गलत। आप क्या? अरे आप तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा ना। बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, करेक्ट। जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, समझ लो ना। देखो रटो मत, खेल समझो। बॉन्ड मजबूत है तो उड़ेगा कौन? कोई नहीं उड़ेगा। तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? जब कोई उड़ ही नहीं रहा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और हमें तो एटमॉस्फेयर के बराबर ही करना है, तो कैसे बराबर होगा? और गर्म करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, तो बॉन्ड कमजोर, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्या समझ में आ रहा है ना? रटना नहीं है, बुद्धि में सेट करो अपने, बात क्लियर हो रही? मन में एक बार सोचो, तसल्ली से बैठ गए, सही से करते तो हम क्या करते? एजियोट्रॉप्स लिखो, एजियोट्रॉप्स, द सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। अब तेज तो चला लो हाथ, तो मोटर लगा के आया करो हाथ में। सॉल्यूशन व्हिच बॉइल एट द कांस्टेंट टेम्परेचर and can distill unchanged in the composition are called agiotrophs, अरे unchanged के बाद in the composition are called agiotrophs। पेज लिख लो, ये 67 नंबर पेज चल रहा है, 100 पन्नों का है ये चैप्टर, 67 पे ही है अभी, बस मात्र 33-35 और लिखने हैं। अगर लिखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, लिखो these are formed by those liquid pair. These are formed by those liquid pairs which show negative deviation from ideal behavior. Such agiotrophs have boiling point higher than either of component, E से EITHER, either of component, ठीक है ना? समझ ना? मतलब उनके जो दो कंपोनेंट है उन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया है? ज्यादा हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख ही लोगे, एग्जाम्पल में लिख दो
कौन सा? नेगेटिव डेविएशन, समझ गए ना? बाद में लिख लेना। आप लिखो अगला, मिनिमम बॉइलिंग। बस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दो, बाकी कॉपी कर दो। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिख के हायर की जगह लोअर लिख देना, काम खत्म। कॉपी करो जल्दी फटाफट स्पीड में। चलो आप देखो भाई, इनके ग्राफ देख लेते हैं। देखो ग्राफ, देखिए मान लीजिए ये मैंने दो एग्जांपल ले लिए, एक पानी का ले लिया, एक आपका HCl ले लिया, ठीक है। HCl का बॉइलिंग पॉइंट पानी का तो बताइए ना कितना होता है, कितना? 373.15 केल्विन, ठीक है। और HCl का हो गया आपका 188 केल्विन, ठीक है भाई। अब मैंने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। और ये एग्जांपल वाटर और HCl अभी लिखवाया आज ही, किसका एग्जांपल है? याद ही नहीं। पॉजिटिव का, पॉजिटिव का है, नेगेटिव है, चौथा लिखा है लास्ट में, वाटर प्लस HCl, HNO3 HCl सब एक ही कहानी है। देखो अब सुनो तसल्ली से, ये है इनके सॉल्यूशन मिलाने के बाद के ग्राफ। आप जैसे ये पॉइंट ऐसा बना जहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट निकल के आ जाए। ये थोड़ा सा ज्यादा आता है, वो वैल्यू है 381.4 केल्विन। बताओ डेविएशन कौन सा है? मैक्सिमम, मिनिमम? मैक्सिमम। समझ में आ गई आपको? बस हाँ है ना। अब जरा इसमें कुछ बात समझते हैं। बुकों में ऐसे एक लाइन खींची, इस लाइन का मतलब क्या है? ये उनके रेशियो को शो करता है, बस और कुछ नहीं। कि इतना हिस्सा ये था, इतना हिस्सा ये। अगर आप इसको घटाओगे बढ़ाओगे, ग्राफ आगे पीछे जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट लगभग उतना ही, नियर अबाउट उतना ही आएगा। और ये उसके वेपर फेस को शो कर रहा है कि यहां से यहां तक का उसका वेपर फेस चल रहा है, ठीक है। ग्राफ को कोई कहीं कभी भी मुझे लगता नहीं कि ये पूछा गया है ना। ये इसके वेपर फेस है फिर, ठीक है ना, वेपर फेस, ठीक है ना, ठीक है। और यहां पर ये कौन सा फेज है? ये लिक्विड फेज है। समय होता तो मैं समझ तो है वैसे, सुनो चलो समझाता हूं। देखो लिक्विड फेज का मतलब है, देखो ये लिक्विड था, यहाँ पे वेपर थी, वेपर उड़ी 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 और यहाँ पर जाके एक ऐसा पॉइंट बना जहां पर लिक्विड और वेपर क्या हो गए, बराबर एक पॉइंट पर पहुंच गए, है ना। वही पॉइंट क्या हो गया, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया, ठीक है ना। मतलब जितनी वेपर उड़ सकती थी निकल गई। अब क्या भाई नहीं वेपर, अब तो बस गर्म होता जाएगा, बढ़ता है, वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये फेज बना देते हैं। ये मैक्सिमम बॉइलिंग का ग्राफ बना लो, ठीक है। नीचे लिख देना मैक्सिमम बॉइलिंग, ठीक है भाई, ठीक है। और मिनिमम का कैसे बनेगा? अमन क्या नहीं आया बेटा? नहीं इक्वल कुछ नहीं हुआ, इसकी वेपर प्रेशर इतनी सारी होगी और इसकी इतनी सारी हो गई कि ये इनका जो नया सॉल्यूशन था उसके उसने एटमॉस्फेयर प्रेशर को बराबर कर दिया। भाई यहाँ पर ये उबलने लगा ना, बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे निकालते तो किसकी वेपर प्रेशर आती? इतने से तो ये अचीव नहीं होता। फिर इसकी और इसकी सब मिलकर कहाँ बराबर हुई? इस जगह बराबर हुई। किसके बराबर होगी? एटमॉस्फेयर के बराबर होगी, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, इसमें इन्होंने एग्जांपल लिया है एक आपका अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ले लिया, साथ में आपका ले लिया वाटर, ठीक है। वाटर हो गया आपका 373 केल्विन और अल्कोहल का है 351.3 केल्विन। अब देखो इनके पॉइंट, इसका पॉइंट ये रहा। अब ये कर्व नीचे है और ये वाला भी यहां से नीचे आ रहा है, और ये यहां पर ही अचीव हो गया। ये है 351.1 केल्विन,
तो ये हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मोर बात क्लियर हो गई ना? अभी कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, इसका वेपर प्रेशर इससे ज्यादा था, इसका भी ज्यादा था, दोनों मिलाए बॉन्डिंग में चेंज आया। इन दोनों के वेपर प्रेशर जब यहां पर पहुंचे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया। बोलो कोई कंफ्यूजन? नोट करें इसको फटाफट स्पीड में। एक फॉर्मूला नोट करिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। ऐसे सवालों में, कुछ सवालों में पूछा जाता है कि मोल फ्रैक्शन निकालिए वेपर फेज में, तो उस समय ये आप सीधा यूज कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल जानते हो ना, पीए, हाँ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। कुछ सवालों में जहां पर वेपर प्रेशर के फ्रैक्शन निकलवाए जाएंगे, वहां पर ये सवाल, फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखो और आंसर आपको देना है। लिखिए, टू लिक्विड ए एंड बी, लिखते क्यों नहीं हो? टू लिक्विड ए एंड बी आर मिक्स्ड, and resulting solution is found, and resulting solution is found to be cooler, and resulting solution is found to be cooler. What do you conclude about the deviation? What do you conclude about the deviation from the ideal behavior? What do you conclude about the deviation from the ideal behavior? बताइए, क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर रिजल्टिंग वो कम हो रहा है ना। हाँ, तो पॉजिटिव में क्या होता है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो। अच्छा, ऐसा सोच रहे हो इस बात को? तरीका तो ये भी है सोचने का। कोई और? देखो, ऐसा है कि ना, मैं इसको ना आपको एनर्जी के हिसाब से समझाना चाह रहा था। वैसे इनका भी अप्रोच सही है। इन्होंने क्या किया, उधर से एजियोट्रॉप पे लेके एजियोट्रॉप से उधर रिलेट कर लिया। मिनिमम बॉइलिंग हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है तो ठंडा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन आप समझिए, यहाँ पर एनर्जी कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। आंसर वाकई में सही आया है। देखिए, पहले आपको ये समझना है, मेरे हाथ में एक बर्फ का टुकड़ा रखा है, इसका मतलब क्या है? एनर्जी ले रहा है या दे रहा है? मेरे शरीर से एनर्जी ले रहा है, हाँ है ना? समझना, मान लो बर्फ के टुकड़े की अभी की एनर्जी 100 किलो जूल है, मेरे हाथ पे रखा है तो वो पिघलना चालू कर देगा, क्योंकि वो हाथ से एनर्जी को लेकर जा रहा है और वो लेने के बाद 120 किलो जूल हो जाता है। तो डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? H2 - S1, मतलब 120 - 100 बराबर 20, मतलब 20 किलो जूल उसने मुझसे ले ली एनर्जी। बोलो हाँ है ना? और मुझे वो कैसा लग रहा है? ठंडा लग रहा है। क्या ये बात समझ आ गई? इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू कैसी आई है? प्लस में आई है। हाँ बोलो। तो जब प्लस में आई है तो वो छूने पे मुझे कैसा लग रहा है? ठंडा। दिमाग को थोड़ा प्रोसेस करो। अब बर्फ वाले एग्जांपल को सोचो, समझो। बर्फ मुझे ठंडी लग रही थी, क्यों? क्योंकि बर्फ की एनर्जी थी 100 किलो जूल, उसने मुझसे खींच के कर ली अब 120, वो गई पिघल, हमें लगा ठंडा, मेरी 20 चली गई एनर्जी। डिफरेंट डेल्टा H क्या निकला? H2 - H1, फाइनल माइनस इनिशियल, 120 - 100 बराबर 20, किसके? प्लस के। डेल्टा H पॉजिटिव किस में आता है? पॉजिटिव डिविजन में आता है। ये राजी आंसर, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा अंदर तक की बात समझाई, जो एक्चुअल कहानी है, ठीक है ना। आपका आंसर सही था, लेकिन है ना, एक बाईपास रोड थी, शॉर्टकट अलग स्टाइल थी। एक्चुअल कहानी है, तो जो पॉजिटिव डिविजन होता है वो सभी एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि डेल्टा H प्लस में जा रहा है, ठीक है, प्लस में ऐसे गया, और इसलिए एंडोथर्मिक में डेल्टा H हमेशा प्लस में होता है, ये बात नोट कर लेना। और एक्सोथर्मिक में डेल्टा H माइनस में होता है। समझ में आया? नहीं आया? एक्सोथर्मिक का भी सुन लो। मान लो मेरे पास 100 किलो जूल एनर्जी है और यह एक फ्राइंग पैन है, गरम रखा है एकदम, ठीक है, उसमें 100 किलो जूल एनर्जी है। मैं 15 मिनट बाद आता हूं तो उसने एनर्जी को एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया? रेडिएट कर दिया। जिसने उसे छुआ उसको भी एनर्जी दे दी उसने, हाँ है ना? वो क्या बेचारा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसकी एनर्जी कितनी थी? 100 थी, तो 100 से कम हो गई। कम हो गई, बढ़ गई? कम हुई, क्योंकि वो तो गर्म तो था ही, वो गैस के ऊपर अभी गर्म नहीं, गर्म हो गया है, गैस बंद है, अब वो रखा है खाली,
जैसे तुम्हारी मम्मी ने सब्जी बनाई कढ़ाई में और वो एकदम बना के बंद करके वो चली गई, तुम लब से आते हुए चले गए, जीभ लप लपड़ा करते हुए और छू ली कढ़ाई, आ गए मजे। क्यों? क्योंकि तुमने जैसे ही उसको छुआ क्या हुआ, उसने एनर्जी तुम्हें ट्रांसफर कर दी, तो वो अपनी एनर्जी को कम कर रहा है। अगर 100 किलो जूल उसके पास थी तो वो घटा के अब 70-80 कर देगा। मान लो उसने 70 कर दी तो H2 माइनस H1 70 माइनस 100 माइनस का 30 डेल्टा है 0 से छोटा, नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। इसलिए एक्सोथर्मिक नेगेटिव डेविएशन होते हैं, एंडोथर्मिक पॉजिटिव डेविएशन होते हैं। लिख लीजिएगा, पूरी कहानी समझाई है। हिंदी में नोट करो, इंग्लिश में नोट करो, नोट कर लो। ये चक्कर तो करवाई दूंगा ना, ये भी तो आ रहा है ना सबके में। भगवान तुम्हारा भला करे। लिखो, मैंने आपको तरीका बता दिया। देखिए मैं आपके लिए सिर्फ इतना कर दूंगा, अगर मैं संडे को रहा, ठीक है ना, तो मैं संडे को 6 वीडियोस का रिकॉल करवा दूंगा। आप उनके 6 नहीं 8 वीडियोस का रिकॉल करवा दूंगा। आप 8 वीडियोस के नोट्स बना के आए, और ये बात सभी पे है, चाहे आपका पेपर हो अथवा ना हो। तो उससे 15-20 मिनट की मात्र, एक आधी तो कोई बड़ी होगी लेकिन है नहीं ज्यादा, है ना। 14-15 वीडियो 20-25 मिनट की है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आप 8 वीडियोस के नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बन जाएंगे ना, फिर पढ़ाने में थोड़ा आसानी रहेगी, लिखवाने में समय बर्बाद नहीं होगा। तो थोड़ा इनके पेपर तक हम मैक्सिमम खींच लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मिक्सिंग ऑफ एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म। मिक्सिंग ऑफ एसीटोन विद क्लोरोफॉर्म। Mixing of acetone with chloroform take place with reduction in volume. Take place with reduction in volume. What type of deviation in this case? समझ गए ना? डेल्टा V इक्वल टू 0 है ना, और 0 से ये हो रहा है छोटा, तो भैया जी हो गया। ठीक है ना, वैल्यू कम हो रही ना, वॉल्यूम रिडक्शन इन वॉल्यूम समझ गए। 100 ml था, 90 रह गया, तो 90 माइनस 100 माइनस 10 नेगेटिव डेविएशन। बोलो क्लियर है ना? ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये घर से करके लाना है। लेकिन बेटा टाइम दो जरा, चलो एक क्वेश्चन लिखो, नोट करिए। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन at 373 Kelvin. Ideal solution at 373 Kelvin. Vapor pressure of two liquid components. Vapor pressure of two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal. 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal. ठीक है? What will be the vapor pressure? What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram heptane, 26 gram heptane and 35 ग्राम ऑक्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन। ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूं जिससे करने में आपको आसानी रहे। ऊपर देखें, आपको पी टोटल निकालना है। ठीक है, पी टोटल निकालना है, तो पी टोटल इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पीबी होता है, और पी ए पीबी क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आई थिंक पी नॉट ए और पी नॉट बी आपको दिए गए हैं, है ना, और एक्स ए एक्स बी निकाल लोगे। क्यों निकाल लोगे? क्योंकि आपको डब्ल्यू बी दिया गया, देखो वजन। हाँ बोलो, एम बी उसका मास दिया, मॉलिक्यूलर मास नाम से निकल आएगा। अरे हेप्टेन ऑक्टेन नाम से निकल आया कि नहीं? डब्ल्यू ए भी दिया गया है, ये गिवन है, ये गिवन है। एम ए उसका फाइंड हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास, हेप्टेन का मॉलिक्यूलर मास, है ना। वजन के हिसाब से देख लेना अपना, क्या 25 ग्राम कौन सा है? 26 कौन सा है? हाँ, तो 26 यहाँ लिख देना और हेप्टेन का यहाँ लिख देना, और यहाँ पर जो कुछ भी दिया हो 35 ये देख देना, ऑक्टेन ये लिख देना, सॉल्व कर देना। एक्स एक्स भी निकला है, मल्टीप्लाई कर देना। बोलो क्लियर है? अभी कोई डाउट दिक्कत? सवाल हो जाएगा, घर से करके लाइएगा।